हेलो बच्चों, आज सबके सब और शुरू करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। हर साल की तरह इस साल भी आने वाला क्वेश्चन है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? क्लासियस। स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको क्लैपिरॉन इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्लासियस ने क्लैपिरॉन इक्वेशन का ही एक नया रूप दिया। ठीक है, तो पहले मैं लिख दूं कि यार मेरे पास क्लैपिरॉन इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, ध्यान देना जरा। क्लैपिरॉन, ये जो मैंने लिखा है क्लैपिरॉन इक्वेशन, ये क्या होती है? क्लैपिरॉन इक्वेशन निम्न प्रकार है। जहां जहां आपको इंग्लिश वर्ड आ रहे हैं बस वहां इंग्लिश वर्ड लिख के आओ, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। जितनी इंग्लिश में लिखा होगे इतना आपको बेनिफिट मिलेगा मार्क्स लाने में। तो क्लैपिरॉन इक्वेशन निम्न प्रकार है। क्या होती है? तो dp अपॉन dt आर इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा H अपॉन T V2 माइनस V1। यहाँ पर V2 ज़्यादा होगा और V1 जो है वो कैसा होगा? कम होगा। या फिर मैं इसी चीज़ को लिखूँ आगे करके, डेल्टा H R इक्वल टू T4 टेम्परेचर VB माइनस के VL। अरे यार, ये तो हमें पता ही नहीं है कि VB क्या है, VL क्या है। अरे जो VB होता है वो होता है वेपर, और L4 होता है लिक्विड। वेपर लिक्विड यानी कि वाष्प द्रव। वेपर और L4 क्या होता है? लिक्विड होता है। तो वेपर, लिक्विड, वाष्प, द्रव। तो कुल मिलाकर बात ये थी, जो क्लैपिरॉन इक्वेशन होती है वो काय के लिए? द्रव, और जो काय के लिए? वाष्प और द्रव के लिए लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासियस है, क्लैपिरॉन इक्वेशन है, उन्होंने वाष्प दाब साम्य अवस्था के लिए इस इक्वेशन को दिया, यानी कि वाष्प दाब साम्य अवस्था को स्पष्ट करने के लिए इस इक्वेशन का प्रतिपादन किया। आगे देखेंगे कैसे किया। मैं लिख देता हूँ वेयर जहां आपको बताना है कि भाई ये डेटा है क्या चीज़। जहां आपको ये बताना है कि यार ये P क्या है, तो भाई P से क्या होता है? दाब होता है, P4 प्रेशर। ठीक है, और T से क्या होता है? यहाँ T4 होता है टेम्परेचर, यानी कि परमताप होता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको हम? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आप बताओ इस टेम्परेचर की इकाई कितनी होती है? भाई केल्विन होती है। एक होती है डिग्री सेल्सियस, दूसरी होती है फ़ारेनहाइट। ये आपको कवर होना चाहिए, यानी कि ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल्टा H क्या है? डेल्टा H जो है यार वो बाष्पन की उष्मा है। बाष्पन की यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब कि यार ये VB क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि VB क्या है। ये तो ये है किसका? वाष्प का आयतन। ठीक है, VB क्या है? ये वाष्प का आयतन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम वॉल्यूम ऑफ वेपर। ध्यान देना, जो बोल रहा हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ वेपर। और जो मेरे पास VL है, ये क्या है? ये होता है द्रव का आयतन। ये क्या होता है आपका? द्रव का आयतन। L4 लिक्विड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो जितना भी डेटा था मैंने लिख दिया। P से प्रेशर होता है, T से टेम्परेचर होता है, डेल्टा H क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। VB क्या है तुम्हारे पास? वॉल्यूम ऑफ वेपर, और VL क्या आपके पास? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये थी क्लैपिरॉन इक्वेशन। अब इस क्लैपिरॉन इक्वेशन में, ठीक है, क्लासियस ने क्या हाथ डाला वो देखना हमें। तो सन 1850 की बात है, सन 1850 में। ठीक है, सन 1850 में किसने? इस क्लासियस ने। ठीक है, इस क्लासियस ने किसके लिए? वेपर लिक्विड एक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, एक समीकरण प्रस्तुत किया, एक इक्वेशन प्रस्तुत की, समीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, जो क्लैपिरॉन इक्वेशन का विशिष्ट रूप है। ठीक है, अतः
क्लैपेरॉन इक्वेशन निम्नलिखित है। तो ये है आपके पास क्लैपेरॉन इक्वेशन। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो पूछो कि भाई मुझे ये डाउट है। अच्छा ये बताओ डेल्टा एच क्या है? यहाँ वाष्पन की उष्मा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो आप? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन। भी क्या है? ये वाष्प का आयतन। अच्छा ये बताओ आप, अब ये बताइए आप कि वाष्प का आयतन ज्यादा होगा या फिर लिक्विड का आयतन ज्यादा होगा? इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, वाष्प का आयतन या फिर लिक्विड का आयतन? एक बार दिमाग लगा के सोचो जरा एक बार, ठीक है। तो जो ये वाष्प का आयतन है वो ज्यादा होता है क्योंकि वाष्प, ठीक है, यानी कि वेपर जो होती है वो ज्यादा होगी, और जो लिक्विड होता है वो थोड़ा कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं आपको कि मेरे पास एक बर्तन में मैंने पानी भर रखा है ना, अब पानी का आयतन देखो कितना सारा पानी का आयतन ये वाला है आपका, इतना पानी का आयतन हो गया। अब इसको अचानक आपको गुस्सा आया, बोले यार इसे गर्म कर दो, तो आपने क्या करना शुरू कर दिया? गर्म करना शुरू कर दिया। अरे जब गर्म करोगे तो पानी क्या होगा? हीट होगा। हीट होने के बाद क्या होगा? स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी, और वो धीरे धीरे क्या होगी? फैलने लगती है भाई, यानी कि चारों तरफ फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार वेपर का जो आयतन है वो बहुत ज्यादा होता है, और लिक्विड का आयतन कैसा होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। यानी कि आप इस VB की तुलना में VL को छोड़ सकते हो, यानी कि नगण्य मान सकते हो। मैं यही लिखने वाला हूँ, यही पॉइंट में लिखने वाला हूँ, ध्यान देना 10 पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि वाष्प के आयतन की तुलना में, वाष्प के आयतन जिसे बोलते हैं VB, तो वाष्प के आयतन की तुलना में, ठीक है, द्रव का आयतन कितना है बेटे? द्रव का आयतन बताना जरा मुझे। VL को नगण्य माना जा सकता है, को नगण्य माना जा सकता है। डरना मत, समीकरण बिल्कुल इजी है, नगण्य माना जा सकता है, ठीक है। ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, बहुत इजी। आयतन VL को नगण्य माना जा सकता है। तो मान लो नगण्य का मतलब ये होगा कि इस VL को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ मेरे पास बचता है dP अपॉन dt बराबर रह गया मेरे पास डेल्टा H, और बचा मेरे पास T, ये बचा मेरे पास V2 माइनस के V1 ना लेकर मैं लूंगा खाली V। कितना लूंगा मैं? V, क्योंकि VL आपने छोड़ दिया है तो क्या लोगे? खाली VB माइनस VL। तो VL को आपने नगण्य मान रखा है तो VB आ गया मेरे पास केवल। इसको बना लूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे पास ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यू नो कि भाई एक आइडियल गैस होती है, आपने पढ़ा कि यार आदर्श गैस होती है। वास्तव में कोई चीज़ आदर्श नहीं होती कि यार वो मेरा आदर्श है, ये मेरा आदर्श है, कोई चीज़ आदर्श नहीं होती, लेकिन हम उस आदर्श के निकट किसी भी चीज को मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर वाष्प आदर्श गैस के नियमों का पालन करती है, और आदर्श गैस के नियम कौन कौन से होते हैं? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम। अगर इन सब का कोई भी गैस अगर इन सब का पालन करती है तो सिंपल सी बात है वो क्या होगी? एक आइडियल गैस होगी, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, यदि वाष्प जो है, ध्यान देना, यदि वाष्प आदर्श गैस के नियमों का, आदर्श गैस के नियमों का पालन करती है, ये मैंने माना है, ठीक है भाई। यदि वाष्प यानी कि वेपर आइडियल गैस के जितने भी लॉ आते हैं सबका पालन करती है, तो भाई आदर्श गैस इक्वेशन क्या होती है? जरा मुझे बताना क्या होती है आदर्श गैस इक्वेशन। तो आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर RT, PV बराबर nRT। तो मैं यहाँ ले लूंगा PV, क्योंकि वॉल्यूम मेरे पास वेपर का है, तो PV R इक्वल टू RT। तो यू नो कि VV की जो वैल्यू हो गई वो वही मेरे पास RT अपॉन P। अब सवाल बड़ा इजी होने वाला है यार, इतना इजी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जिसका नाम सुनकर यार बड़ी हार्ड होती है, नहीं तो ये तो बिल्कुल इजी होती है। अब क्या करने वाला हूं मैं? VB का मान समीकरण उठा के एक में रखने वाला हूं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलो सब उठा कर रख दो। तो मैं रख रहा हूं, देखो dP अपॉन dt बराबर डेल्टा H अपॉन T इंटू इस VB की जगह मैं रखूंगा RT बाई P। अब जो ये P आप देख रहे हो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि फॉर्म में आ जाएगा dP अपॉन dt बराबर हो जाएगा आपका ये P इंटू डेल्टा H अपॉन, देखो एक वन कितना हो गया? RT स्क्वायर हो गया। अब ये वाला जो गुणा में है, तो जो गुणा में P दिखाई दे रहा है इधर भाग में आ जाएगा, और लिख दूंगा मैं 1 अपॉन P dP अपॉन dt। यार कितना इजी पॉइंट है, डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, हर पॉइंट इजी दिखाई दे रहा है। RT स्क्वायर इक्वेशन नंबर बना लूंगा मैं इसको सेकेंड। क्या बना लिया मैंने इसको? इक्वेशन नंबर सेकेंड। घबराना नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है।
तो 1/p dp अपॉन dt आर इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। वट मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना जरा चीज पे, बट इस चीज को देखो, ये जो मेरे पास देख रहे हो ना 1/p इंटू डी पी अपॉन डी टी बराबर डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1/p इंटू डी पी अपॉन डी टी को मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई डी लॉग ई पी अपॉन डी टी। अब आप सोच रहे हो यार मेरे याद है, हाँ भाई मेरे याद है। क्यों याद है? क्योंकि अगर इसका करोगे आप समाकलन, ठीक है, तो ये आएगा, और इसका करोगे अगर अपकलन तो फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा। दोनों चीजें कैसी होती हैं, ये इक्वल हो जाती हैं। अगर समाकलन करोगे, समाकलन का उल्टा क्या होता है, अपकलन होता है, और अपकलन का उल्टा क्या होता है तुम्हारे पास, समाकलन होता है। अगर मैं इसी चीज को क्या करूं, अगर मैं इसका समाकलन करूं तो ये आ जाएगा, और इसका अपकलन करूं तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज पे, दोनों के दोनों डेटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो ये मेरे पास जहां पे देखो 1/p इंटू डी पी अपॉन डी टी है, क्योंकि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि डी लॉग ई पी अपॉन मेरे पास आ जाएगा डी टी आर इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मेरे पास क्या है देखो 1/p डी पी अपॉन डी टी, ये किसके बराबर है, डी लॉग ई पी अपॉन डी टी के बराबर है। अब जहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में जहां पर ये है उसकी जगह मैंने ये रख दिया है, बस भाई कुछ नहीं करा। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन, यहां तक क्लियर हुआ। अब पढ़ने वाले हैं क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन का समाकलन रूप। तब तक आप यहां तक कर स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं फिर इस समीकरण का यूज होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया। अब देखो क्लासियस क्लैपिरोन इक्वेशन का समाकलन रूप, ठीक है। चलो कर दें स्टार्ट, फिर कर दें भाई शुरू। लो साहब चलो शुरू कर देता हूँ। समाकलन रूप क्या होता है रियलिटी में। तो सबसे पहले देखो, यानी कि इस समीकरण का जो आपकी इक्वेशन दिखाई दे रही है, इस समीकरण का टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2, प्रेशर P1 प्रेशर P2 पर क्या कर सकते हो आप, समाकलन कर सकते हो। तो मैं यही लिखने वाला हूँ यहाँ पर कि भाई इस समीकरण का ताप T1 T2 तथा दाब P1 P2 पर समाकलन किया जा सकता है, अच्छा मैं कर रहा हूं, देखो बेटा जरा ध्यान देना, ध्यान से बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन में जो ये भाग में हमें दिखाई दे रहा है, इसको ले जाओ गुणा में। तो मेरे पास इधर रह जाएगा डी लॉग ई पी रह गया। अब ये भाग वाला इधर गुणा में पहुंच गया, ध्यान देना। अब मेरे पास रह गया डी लॉग ई पी, इधर मेरे पास डेटा हो गया डेल्टा एच अपॉन ये रह गया आर टी स्क्वायर इंटू मेरे पास रह गया डी टी, है ना। तो भाग वाला गुणा में पहुंच जाता है। अब आराम से आप दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, समाकलन कर दो। लिख दूं मैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लो भाई कर दिया मैंने, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लो, दोनों पक्षों का मैं करने वाला हूं समाकलन, ठीक है। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा डी लॉग ई पी आर इक्वल टू, ठीक है, ये डेल्टा एच अपॉन आर, ठीक है, ये मैंने बाहर दे रखा है। अंदर रहेगा मेरे पास कितना 1/t स्क्वायर और इंटू डी टी रहेगा मेरे पास, ठीक है। दोनों पक्षों का मैंने कर दिया समाकलन। अब समाकलन कैसे होगा वो देख लो आप। तो समाकलन डी को खा जाता है, क्या कर लेता है, समाकलन डी को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो हम भी समाकलन को खा जाएंगे, तो समाकलन डी को खा गया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा लॉग ई पी, क्या रह गया मेरे पास, लॉग ई पी आर इक्वल टू भाई डेल्टा एच अपॉन आर में ऐसे लिखूंगा। और अगर मैं 1/t स्क्वायर का करूँ समाकलन तो ये आएगा मेरे पास -1/t
और प्लस के सी मेरे पास क्या आएगा, एक कोस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब आप सोच रहे होगे यार 1/t² की जगह माइनस के 1/t कहाँ से आया, तो मैं इसके बारे में बता दूं कि मेरे पास एक समीकरण का फॉर्मूला होता है xn × dx बराबर होता है xn प्लस के 1/n प्लस के 1। अब अगर मैं करूं 1/t² × dt का, ठीक है, तो t² को ऊपर लेके जाओ, कहाँ पहुंचेगा बेटा, ये पहुंचेगा माइनस में, कहाँ पहुंचेगा, ये माइनस में पहुंचेगा। ठीक है, पहुंच गया माइनस में। अब फॉर्मूला लगा दो भाई, इसमें एक जोड़ दो, ऐसे करके मैंने एक जोड़ दिया, नीचे भी एक जोड़ दिया, जो ऊपर लिखा जाता है वो मैं नीचे लिख लिया n प्लस के 1। अब यू नो t माइनस के 1 तो यह क्या माइनस के 1/t, क्योंकि जब इनवर्स को आप नीचे लगाओगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप हल कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली कर रखा है कि 1/t² क्या होता है, माइनस के 1/t। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं रहा। आगे मेरे पास इतना। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है बेटे इसमें, एक चीज़ वो ये होती है कि अगर मैं इसी को बदलूंगा 10 में, इस ई को बदलूंगा 10 में, तो जब इस ई को 10 में बदलेंगे तो कितनी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी हमें भाई, 2.303 से, 2.303 से लोग ये आ जाएगा 10 में। अब ठीक है, 10 में कन्वर्ट हो गया, बराबर हो गया। देखो माइनस पहले लिख लो लिख लिया मैंने माइनस पहले, डेल्टा एच अपॉन 2 अभी नहीं आएगा, RT ऐसे रहेगा सेम, प्लस के मेरे पास क्या रह गया, सी आ गया। यू नो कि जब 2.303 इधर गुणा में है, इधर लेके जाओगे तो कहाँ पहुंचेगा, भाग में पहुंचेगा, इसके भाग में पहुंचेगा, तो ऑलरेडी ये तो है कोस्टेंट, तो इसको मैं सी का सी रहने दूंगा। ठीक है, इसके भाग में भी आगा और इसके भाग में भी आगा, तो ये हो जाएगा सी अब अपॉन 2.303, लेकिन मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं कोस्टेंट सी का सी रहने दूंगा, है ना। तो log 10p आर इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT और प्लस के सी। इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर में बना दिया मैंने 4th। कितनी बना दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 4th। इससे पहले जो इक्वेशन थी मेरे पास कौन सी थी, सेकंड थी, तो मैंने 3rd बना दिया इक्वेशन ये वाली, है ना, क्योंकि मेरे पास ऊपर 2 इक्वेशन हुई है, ये इक्वेशन मैंने 3rd बना रखी है ना। तो log 10p। अब देखो, अब मैं क्या लूँगा, एक बार लो बेटे T1, क्या लोगे आप, T1 तथा P1 ले लो आप, T1 तथा P1 लेने पर, T1 तथा P1 लेने पर, चलो साहब T1 P1 ले लिया, तो एक बार यहाँ P1 रख दो, लो log 10 P1, फिर बराबर, अब यहाँ पे डेल्टा एच ऐसे लिख लो, माइनस के डेल्टा एच अपॉन 2.303 R और लिख लिया मैंने T1। ठीक है, अब देखो प्लस के सी, इक्वेशन नंबर, चलो इसको इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, इक्वेशन इसको बना रहे हैं हम, 3rd इक्वेशन, उसे रहने दो, इसको बनाते हैं हम इक्वेशन नंबर 3rd, वरना बहुत सारी इक्वेशन हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना दिया मैंने 3rd। अब इसके लिए मेरे पास फिर अगेन T2 तथा बेटे P2 ले लो, P2 लेने पर रखो अगेन, जहां P है वहां मैं क्या रख दूंगा, log 10 P2 माइनस के डेल्टा एच 2.303 R, जहां T1 है वहां जाएगा T2 प्लस के सी, इक्वेशन नंबर 4th। अब एक काम करते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दो, मैथमेटिकल है, आपको आनी चाहिए मैथमेटिक्स। ठीक है, समीकरण 4 में से मैं घटाने वाला हूं समीकरण किसको, 3 को। लो साहब, मैंने समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाया। घटाने का मतलब बेटा ये होता है कि ये माइनस में पहुंचेगा, माइनस माइनस क्या जगह मेरे पास प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब एक माइनस से एक प्लस वाला क्या हुआ, कट जाएगा। ठीक है, तो पहला घटाओ, log 10 P2 माइनस के log 10 P1 आ गया बराबर। तो प्लस वाला पहले लिख लो, डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T1 और माइनस वाला बाद में लिख लो, डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2। और यू नो भाई सी से सी तो मेरे पास क्या हो गया, कट गया है, तो जरूरत भी नहीं है इस चीज़ की हमें, है ना। तो अब जो है मैं log 10 P2 माइनस log 10 P1 है, तो भाई एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। लघुगणक के कितने फॉर्मूले आते हैं बताओ जरा मुझे, कितने फॉर्मूले आते हैं लघुगणक के। बेटे लघुगणक के 3 फॉर्मूले आते हैं, कौन कौन से आते हैं, log m टू दी पावर n बराबर n log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। एक आती है log m बटा n बराबर log m प्लस log n। अब आप मुझे ये देख के बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, कौन सा लग रहा है, log m माइनस log n। तो log m बटा n, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, log m बटा n बराबर log m माइनस log n। 3 फॉर्मूले हैं लघुगणक के, याद कर लेना ठीक से। उसमें सेकंड फॉर्मूला होता है ये log m माइनस log n बराबर log m बटा n, बराबर हो गया मेरे पास। यहाँ से देखो कॉमन ले लो बेटा, डेल्टा एच अपॉन 2.303 R मैंने कॉमन लिया, मेरे पास डेल्टा बचा 1 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस T2, और यही है मेरे पास इसकी लास्ट फॉर्मूला। ठीक है भाई, यही क्या है मेरे पास,
यही फॉर्मूला क्या है मेरे पास, लास्ट फॉर्मूला है। तो इस समीकरण की सहायता से आप वाष्पन की ऊष्मा ज्ञात कर सकते हो। ये क्वेश्चन बताती है आपको कि भाई इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से, सहायता से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, काय की वाष्पन की, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। ध्यान देना जरा लाइन पे, ठीक है। इस समीकरण की सहायता से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है और यही पूरी हो जाती है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से पूरे का पूरा, तो इसमें मैंने दो चीजें कवर करी, एक तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और उस समीकरण को व्युत्पन्न करा हमने, उसके बाद में क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का हमने समाकलन रूप देखा, ठीक है। पेपर में मोस्ट क्वेश्चन है बेटे, पढ़ लेना ठीक से इस क्वेश्चन को, हर साल पेपर में फंसता है ये, ठीक है। अब ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।